हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिवीजन फ्रॉम द चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब ये वाला चैप्टर आप लोगों ने देख ही लिया होगा जब मैंने इसका वन शॉट डाला था। तो उस चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स टच कर दिए थे और मैंने एक ही शॉट में एक ही घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। एक छोटा सा रिवीजन आज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोगों के अभी स्कूल में भी ये वाले चैप्टर्स चल रहे हैं एंड एग्जाम्स वगैरह में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम एग्जाम है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देने के लिए, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ 10 सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस चुने हैं आज की क्लास के लिए, जो मुझे लगता है कि लगभग सारे ही टॉपिक से टच होता हुआ चलता आ रहा है। तो उस टॉपिक्स को मैं और अच्छे से क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे पाऊंगी कि अगर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, कितने पैराग्राफ्स में लिखने हैं और कैसे कैसे लिखना है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो चलो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। इनफैक्ट इट इज अ रिविजन और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा रिविजन होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट रखेंगे आज की क्लास को और बहुत ही कम टाइम में इसको जल्दी से कवर कर लेंगे सारे रिविजन को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है। उसके बाद ये वाला पूरा समरी पढ़ने के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में चलेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जब भी आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप बस ये सोचना कि जो भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अल्टीमेटली ना हर चीज का आंसर क्या होता है, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। किसी भी चीज का आंसर अगर आप ग्रोथ एंड सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखोगे तो वो सही हो जाएगा। द फूड सप्लाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑब्वियस सी बात है, हम खाना क्यों खाते, ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो हम काम कर सकेंगे बहुत ज्यादा एफिशिएंटली। The two major sources of food are the plants and animals which are obtained from agriculture and animal husbandry, जो कि दो मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। एग्रीकल्चर से हम क्रॉप वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल हस्बेंड्री से हम कैटल्स के बारे में, फिश कल्चर के बारे में, बी कल्चर के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। In the present time, due to the tremendous increase of human population, the demand for food and shelter are also increased। जब मैंने आपको वन शॉट में ये लेक्चर समझाया था तो मैंने आपको बोला था कि there is always a chance of improvement, और जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है वैसे वैसे resources कम होते जा रहे हैं, क्योंकि resources हमेशा ही कम होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, population ट्रिमेंडसली इंक्रीज होती जा रही है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है पॉपुलेशन के अंदर। तो अब अगर लोगों की संख्या ज्यादा होगी और खाने मतलब रिसोर्सेस अगर कम होंगे तो देयर विल बी अ कंपटीशन। तो उस कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए हमें हमेशा कुछ इंप्रूव टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा ताकि हमारे फूड प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। Higher grain output can be achieved by bringing more land under cultivation। ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, अगर हम जितना भी मेहनत, जितना भी पैसा, जितने भी फर्टिलाइजर्स, मैन्योर सब कुछ लगा रहे हैं अपने क्रॉप के अंदर, उस इनपुट के इक्वल अगर हमें आउटपुट नहीं मिलता है या उससे कम मिलता है तो क्या फायदा। फिर तो इम्प्रूव की जगह बिल्कुल डिटेरिएट हो रहा है। इम्प्रूव तभी होगा जब हम जितना इनपुट दे रहे हैं उसका 2 गुना 3 गुना ज्यादा हमें आउटपुट मिले, तभी उसे हम इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। The other possibility is to increase production efficiency of both plants and animals। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एफिशिएंटली। एफिशिएंटली हम कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करके जिसमें हमारा इनपुट कम लगे और आउटपुट हमको ज्यादा मिले। और बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अगर हमें प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा सा इनपुट लगाकर ज्यादा आउटपुट लेना है तो हमें कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल की बात करें तो एक एनिमल है
उससे हमें जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अब मान लो कैटल फार्मिंग है, तो कैटल फार्मिंग में हमें मीट भी मिल रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन भी हो रहा है, हम उसे ड्रॉट एनिमल की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम बहुत ही ज़्यादा पूरा मतलब हम लोग उसके सारे फायदे निचोड़ ले रहे हैं। तो हमने इनपुट कितना दिया, खाना तो उसको 2 ही टाइम का देना है ना, या जितने टाइम का भी देना हो खाना उतना ही देना है, लेकिन उससे ज़्यादा काम लेना है। प्लांट से भी हम यही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। क्रॉप जब हम सो कर रहे होते हैं तो उसमें उतने ही फर्टिलाइजर्स, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ देते हैं। पर कौन सी टेक्निक ऐसी हम यूज़ करें जिससे हमें हाई से हाई यील्ड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिले। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स। Increase in production can be brought about by the development and use of improved varieties with high yield and better managerial practices for both pre and post harvest। अब इसका क्या मतलब है कि improvement तभी आ सकता है, increase in production तभी आ सकता है जब हम varieties को improve करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अच्छी वैरायटी को लेकर आते हैं, अच्छी वैरायटी की हम फार्मिंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मिलने वाला है। It is important that food production should be increased without degrading our environment and disturbing the natural balance। बहुत एक्यूरेटली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम फूड प्रोडक्शन को बेटर बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनेजरियल प्रैक्टिसेस लेकर आ रहे हैं, पर उन सब के बीच में हमारा एनवायरनमेंट हार्म नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, एयर है, ये सब डिग्रेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम सीधा सीधा लिंक कर सकते हैं कहाँ से, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स से। फर्टिलाइजर्स आर दोज केमिकल्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज, है ना। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं, और अगर हम उसका ओवर यूज करते हैं तो वो सॉइल इरोजन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सॉइल इरोजन उसके वजह से हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा पल्यूट कर सकता है हमारे वाटर एज वेल एज सॉइल को। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर यूज करो, पर इतना ही करो जितना हमें प्रोडक्शन ही ज्यादा मिल सके, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट ज्यादा डिग्रेड ना हो पाए। It is important that food production should be increased without degrading our environment। ये तो हो गया। This is possible through genetic improvement of crop plants, a second green revolution, domesticated animals, adopting sustainable agriculture and animal husbandry। अब ये किस किस तरीके से हो सकता है विदाउट हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट, हम किस तरीके से अपने इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो कि दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इन सारे टेक्निक से हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हमारे फूड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा हाई यील्ड ला सकते हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी समरी हो गई। चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसका हमने कुछ आंसर भी कीवर्ड्स फॉर्म में लिख दिया है। अब आप इसको बस देखो, और मैं जो बोल रही हूँ, मैं जिस तरह से समझा रही हूँ उसको सुनो। हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हो गया है या हो रहा है। अब उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का क्या मतलब है। एबायोटिक यानी कि वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा फैक्टर जिसमें कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। बायो वर्ड जो है वो तो लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है ना। तो अगर बायोटिक वर्ड आ गया तो ऐसे फैक्टर्स जिसके अंदर लाइफ है, एबायोटिक वर्ड आ गया तो ऐसे फैक्टर्स जिसके अंदर लाइफ नहीं है। तो एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो रहे हैं या यूजफुल हो रहे हैं या किसी भी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा, ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर होगा, है ना। तो अगर क्रॉप का प्रोडक्शन हो चुका है, अगर वो क्रॉप्स जो हैं वो हार्वेस्ट हो चुके हैं, अगर कहीं पर स्टोर किए गए हुए हैं, तो वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करेंगे क्रॉप के प्रोडक्शन को, क्योंकि कैसे करेंगे,
वो मॉइस्चर अगर आ गया तो वहां पे क्रॉप खराब हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉप को ड्राई एंड डार्क प्लेसेस में ही रखना चाहिए वंस इट इज हार्वेस्टेड। बायोटिक फैक्टर्स में रोडेंट्स, चूहे सब आ जाते हैं ना, सारा का सारा अनाज खा जाते हैं गोदाम में, है ना। फिर पेस्ट, कहीं पर अगर कीड़ा लग गया, कीड़े अगर लग गए, वायरस का अटैक हो गया क्रॉप में, तो फिर सारा का सारा फसल बर्बाद। इंसेक्ट एक्सेट्रा, ये सारे जो बायोटिक फैक्टर्स हैं ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इल फैक्टर्स के लिए। इल फैक्टर्स यानी कि हमेशा क्रॉप को डैमेज करने के लिए ही ये अफेक्ट करते हैं। तो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, अगर वहाँ पर ये सारे मतलब जितने भी क्रॉप हैं वहाँ पर अगर ये सारे बायोटिक फैक्टर्स ने एक्ट किया तो वो हमेशा डिग्रेड ही करेंगे क्रॉप को, अनाज को बर्बाद कर देंगे, पूरी फसल को खराब कर देंगे। ये बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। कोई भी क्रॉप हो, कैसा भी क्रॉप हो, कोई भी फसल हो, उसको ग्रो होने के लिए बच्चों एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। क्वांटिटी नहीं, सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी कि वाटर भी चाहिए होता है। अगर उतना उसको नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप खराब हो जाएगी। और अगर क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है और वो सारे अनाज जो हैं स्टोर्ड फॉर्म में है, तो फिर ये सारे जो फैक्टर्स है ना वो फिर डिग्रेड करने के काम आ जाएंगे। देखो, वंस इट इज हार्वेस्टेड, एक बार फसल जो है कट चुकी है तो जहां पर वो स्टोर हो रहा है ना, वहां पे एबायोटिक फैक्टर्स नुकसानदायक हैं। वहां पे एबायोटिक फैक्टर्स क्या करेंगे? हमेशा उसको खराब करेंगे। और जहां पर क्रॉप अभी फसल उग ही रही है, ठीक है, अभी क्रॉप लैंड में ही क्रॉप है, वहां पर ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स उसको हमेशा पुश करेंगे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, अच्छे के लिए। तो यहाँ एबायोटिक फैक्टर्स का दो रोल हो गया, यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स का बच्चों सिर्फ एक ही रोल है, डैमेज करना। आप देख सकते हो क्रॉप ऑलरेडी दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे उनको दूसरे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत नहीं होती उसको सही होने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। तो बायोटिक फैक्टर्स आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ग्रोथ एज वेल एज डैमेज। पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाएगा, अफेक्ट करेंगे उसके जर्मिनेशन को, डिसकलरेशन हो जाएगा, डिफेक्ट्स आ जाएंगे और अनहेल्दी ग्रोथ हो जाएगी अगर इल इफेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हो गए तो। इल इफेक्ट्स यानी कि अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों मिलकर इतने सारी चीजें कॉज कर सकते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन सेकंड। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट? डिजायरेबल यानी कि क्या हमें चाहिए होता है, ठीक है, हम क्या डिजायर करते हैं, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर। तो जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं ना बच्चों, मेज है, वीट है, राइस है, उनमें हम ड्वार्फनेस चाहते हैं ताकि उसके स्टेम्स और लीव्स और बाकी जो प्लांट के क्रॉप के पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे होकर सारे के सारे न्यूट्रिएंट सिर्फ अपनी लंबाई खींचने में ही ना निकाल दें, बल्कि जो ग्रेन्स है सीरियल्स के उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आए। तो अगर छोटे क्रॉप्स होंगे ना तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाले सीरियल्स होंगे। और फॉडर क्रॉप्स हमेशा टॉल एंड ज़्यादा ब्रांचिंग वाले ही डिजायरेबल होते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पशु पक्षियों का चारा है, वो कैटल्स का एक फूड है। तो फूड जितना ज़्यादा मिले, है ना, अगर वो शॉर्ट रह गया, मान लो उल्टा कर देते हैं, सीरियल क्रॉप्स जो है वो टॉल कर देते हैं, क्या फायदा लंबी लंबी डंडियों का, लंबी लंबी ब्रांचिंग का, ज्यादा से ज्यादा लीव्स का, क्या फायदा? न्यूट्रिएंट्स तो हमें छोटे छोटे अनाज के बीजों में ही मिलने वाला है ना, सीरियल्स में मिलने वाला है। तो सॉइल से तो उतना ही न्यूट्रिएंट खींच रहा है प्लांट,
तो उसी जगह पर जाना चाहिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को जहां पर ज़रूरत ज़्यादा है। यानी कि सीरियल के क्रॉप्स में ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों के दाने में न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, इसलिए उस न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा बड़ा करने के लिए, मतलब पेड़ को ज़्यादा, क्रॉप को ज़्यादा बड़ा करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। इसीलिए हम ड्वार्फनेस को ज़्यादा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। अब मान लो फॉडर क्रॉप्स छोटे छोटे बच्चों जैसे क्रॉप्स हो जाएंगे, तो जो इतने सारे कैटल्स है जिनका ये फूड है, जिनका ये चारा है, फॉडर है, वो कैसे खा पाएंगे? उनका पेट ही नहीं भरेगा, है ना। तो इसीलिए फॉडर क्रॉप्स हम लोग टॉल डिजायर करते हैं और सीरियल क्रॉप्स हम लोग डॉर्फ डिजायर करते हैं। तो ये चीज अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने तो यहाँ पे बस कुछ ही पॉइंट्स लिखे, कुछ ही कीवर्ड्स लिखे। सबसे पहले तो आप ये करना, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, अपनी नोटबुक में बच्चों ये सारे पॉइंट्स आंसर के ज़रूर से ज़रूर लिख लो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ अगर ये सारे कीवर्ड्स आपने लिख लिए, उसके साथ आपने एक्सप्लेन कर दिया जिस तरह से मैंने किया है, आपके मैक्सिमम मार्क्स आने गारंटीड है। ओके, सो सीरियल क्रॉप्स का ड्वार्फनेस क्यों होना चाहिए, क्यों डिजायरेबल होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। फॉडर क्रॉप्स का टॉल एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग क्यों डिजायरेबल होता है, ये भी मैंने समझा दिया। अब जिस तरीके से मैं आपको इस थॉट प्रोसेस से समझा रही हूँ कि क्यों होना चाहिए, वही चीज बस आपको अपने लैंग्वेज में लिख देनी है, तो आपको अच्छे खासे, मतलब समझ लो पूरे के पूरे मार्क्स मिल ही जाएंगे इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो। चले बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो, ये वर्ड तो कभी ना कभी सुना ही होगा। माइक्रो का मतलब होता है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें नहीं, मतलब कि क्रॉप्स को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उनको चाहिए ही कम है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कि जितने ज्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो उतनी अच्छी ग्रोथ होती है क्रॉप्स की, उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब उसमें से कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो होते हैं NPS, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, जो कि हमें प्रोटीन्स में मिलता है, मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल में मिलता है, और कैल्शियम जो कि सेल वॉल के लिए जरूरी होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों है और क्या उसकी यूजफुलनेस है। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ना प्रोटीन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। तो अगर आपको अपने खाने में प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो उस खाने का जो क्रॉप होगा, उस क्रॉप को हम जितना ज्यादा प्रोटीन देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे सॉइल में, या फिर सॉइल से वो प्लांट जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट, जितना ज्यादा प्रोटीन कैप्चर करेगा, उतना ही हमारे खाने के प्लेट में आएगा। मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, तो ग्रीन प्लांट्स में आपको पता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरोफिल बना होता है मैग्नीशियम से। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर आपने कुछ क्रॉप्स देखे, कुछ पौधे ऐसे देखे जो पीले पड़ जाते हैं, है ना, पीले पड़ जाते हैं, हरे भरे से नहीं लगते वो, तो वहां पे मैग्नीशियम की कमी होगी, तभी वो पीले पड़ गए। ठीक है, तो मैग्नीशियम अगर ज्यादा दिया जाएगा क्रॉप को, तो वो हरे भरे पौधे होंगे और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें मिलेगा उससे। सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, वहां पे कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम अगर ना हो तो सेल वॉल की इलास्टिसिटी बहुत बेकार हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो रहे होंगे क्रॉप लैंड में, किसी भी खेत में अगर आप देखोगे तो एकदम स्ट्रेट और इरेक्टेड और चहचहाते हुए फसल होते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि उसके जो सेल वॉल है वहां पर कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे बिल्कुल डल सा, मुरझाया सा लगता है, क्योंकि उसके सेल वॉल में कैल्शियम की कमी है, जो कि उसको इलास्टिसिटी, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है।
तो ये सारे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं सॉइल से प्लांट को। तो हमें ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पर भी आपको बहुत कम पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन मैंने समझाया आपको कितनी देर, 2 से 3 मिनट तो मैंने आपको समझा ही दिया होगा। तो अगर जितने भी पॉइंट्स आपको ओरली समझाए और आपके समझ में आया, आप उस चीज को जब पेन डाउन करोगे अपने नोट्स में, अपने आंसर कॉपी में, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलते हम लोग 4th क्वेश्चन पे। कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। इस मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम ये दोनों चीज होती क्या है और किस तरह से हम इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसके डेफिनेशन वाइज तो डिफरेंस नहीं है, जो मैं अभी आपको ओरली बता दूंगी, पर यहाँ पर आपको यूज एंड सॉइल फर्टिलिटी वाला डिफरेंस आपको दिख जाएगा बोर्ड पे। मैन्योर का क्या यूज होता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए और फर्टिलाइजर्स का क्या यूज होता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। और होते क्या है, मैन्योर्स जब हम बहुत बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस बच्चों जो कि इजीली डिग्रेड हो सकते हैं, इजीली सड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को अगर हम डिग्रेड करवाते हैं सॉइल के साथ मिक्सअप करके, तो उसको मैन्योर बोला जाता है। तो जब हम उसे सॉइल के साथ मिक्स करते हैं ना, तो एक ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस क्या होता है, एक तरह से समझ लो आप इसको कि खाद, नेचुरल खाद बन जाती है आपके घर में भी, या फिर बहुत लोगों के, हाँ मैंने देखा है मेरे घर पे खुद, मेरी मम्मा ऐसा करती है कि घर में जितने भी वेजिटेबल पील्स होते हैं, फ्रूट्स के छिलके वगैरह होते हैं, उसको ना कलेक्ट करते हैं हम बहुत टाइम तक। तो जब वो बिल्कुल सॉफ्ट सा, मॉइस्ट सा वो हो जाता है, तो उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। उसके अंदर ग्रेट फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल को मतलब उसके अंदर जान डाल दे ऐसा वाला, क्योंकि वो सारे क्या हैं, डिग्रेडेड हैं, तो उसके अंदर भर के न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्यों न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक्ट कर रहे होंगे। कहीं पर भी बच्चों, कहीं पर भी अगर कुछ सड़ रहा हो रहा है, कहीं पर भी कुछ डिग्रेड हो रहा है बायोलॉजिकली, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन हो जाता है, वहां पे बैक्टीरियाज एक्ट करने लग जाते हैं, और जहां पर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं तो वो उस चीज को फीड करते हुए कई सारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सपोज कर देते हैं। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर्स जो है वो एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ऑब्वियसली फर्टिलाइजर यानी फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला। तो सॉइल की फर्टिलिटी अगर नेचुरल तरीके से बढ़ रही है तो वो मैन्योर है। मैन्योर हमेशा ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बना हो। प्लस मैन्योर्स जो हैं वो हमेशा नेचुरल ही होते हैं, वहां पे कोई केमिकल सब्सटेंसेस नहीं पाया जाता, और वहां पे जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। Whereas in फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और वो सारे अगर सॉइल में डाल दिए जाए तो उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है, उसके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। दोनों ही सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे, ये याद रखना, लेकिन दोनों अलग अलग रीजन से बढ़ा रहे। मैन्योर्स नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है ऑर्गेनिक मैटर से रिच करके। फर्टिलाइजर आर्टिफिशियली सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है केमिकल इंड्यूसिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से रिच करके। तो ये दोनों डिफरेंस है मैन्योर्स का और फर्टिलाइजर्स का। अब आ जाते हैं कि कैसे सॉइल की फर्टिलिटी पे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर काम करता है, या फिर कैसे उसको यूज कर रहा है। तो मैन्योर्स में ऑर्गेनिक मैटर है, सब कुछ नेचुरल है, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बच्चों, जब ह्यूमस के साथ सॉइल का मिक्सअप होता है ना, तो जब आप उसमें पानी डालोगे तो बहुत टाइम तक पानी सॉइल में बना रहता है, वो पोर डाउन नहीं होता, ठीक है, बहुत टाइम तक बना रहता है। तो इसकी वजह से जितना ज़्यादा टाइम तक पानी बना रहेगा सॉइल के अंदर, उतना अच्छा ग्रोथ होगा प्लांट का, ऑब्वियस सी बात है।
प्रॉपर ड्रेनेज का भी काम करता है ये। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिच इन सॉइल, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भर भर के होते हैं और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट या फिर क्रॉप्स हमें मिल जाती है मैन्योर्स के थ्रू। अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइजर्स पे। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रिच होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि यही नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है सॉइल को ताकि वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सके, वो सारे न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर्स सिंथेसिस किए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज। मतलब फर्टिलाइजर्स आर नॉट नेचुरल, इट इज मैन मेड, ठीक है, दिस आर केमिकल्स। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर फर्टिलाइजर का हमने ओवर यूज कर दिया तो इससे क्या होगा, क्रॉप्स भी डैमेज होंगे, सॉइल पोल्यूशन भी होगा। जब ज्यादा बारिश आएगी तो सॉइल का इरोजन हो जाएगा जिसकी वजह से वाटर भी पोल्यूट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब डीमेरिट भी है फर्टिलाइजर्स के, लेकिन मैन्योर्स के कंपैरेटिवली बहुत कम डीमेरिट्स हैं। तो इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ करते हैं। इवन फर्टिलाइजर्स भी हम नेचुरल यूज़ करते हैं, जिनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कह सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बच्चों आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, यानी कि 11th-12th क्लास में पढ़ोगे। तो अभी आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है। What factors may be responsible for the losses of grains during storage? अगर स्टोरेज हो गया ग्रेन्स का, क्रॉप जो है हार्वेस्ट कर ली गई, सारे ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर कर लिए गए, तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ग्रेन्स के लॉस के लिए? पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया था कि जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें से बायोटिक फैक्टर्स हमेशा लॉस के लिए, हमेशा डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां की एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उसके दो रूप होते हैं। जब तक वो क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग स्टेज में है, वो उस हार्वेस्टिंग पीरियड में है, तब तक एबायोटिक फैक्टर्स यूजफुल हो भी सकते हैं। पर जैसे ही एबायोटिक फैक्टर्स ने एक्ट किया स्टोर्ड ग्रेन्स पे, तो वो सारे के सारे ग्रेन्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर्स में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर का बहुत रोल है किसी भी ग्रेन्स को डैमेज करने का। जहाँ पर भी ग्रेन्स रखे होते हैं, अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, पानी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सड़ने लगेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के फ्रेंड होते हैं ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा वहाँ पे बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे। आपको थोड़ा सा इस चीज़ से मैं फेमिलियर करवा दूँ। खाना बनता है आपके घर में, ठीक है, आप सबने खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा खाना बच गया, गर्मी का मौसम है, तो आपकी मम्मी खाना क्या करती है, फ्रिज में रखती है। अगर वो खाना बाहर रह गया तो गर्मी के मौसम की वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है, वो खाना क्या होगा, खराब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी। स्मेल का मतलब ही होता है कि वहाँ पे बैक्टीरियाज एक्ट कर चुके हैं। तो यानी कि खाना खराब हो गया का क्या मतलब है, खाना डिग्रेड होना शुरू हो गया। डिग्रेडेशन इक्वल टू एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जहाँ पर भी कोई भी चीज़ डिग्रेड होती जा रही है, सड़ती जा रही है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ही हैं, मतलब कि कोई डाउट नहीं है उनके एग्जिस्टेंस पे। और वही ठंड के मौसम में ले लो बच्चों, अगर ठंड के मौसम में खाना थोड़ा सा बच गया है, अगर आप सोच रहे हो कि अगले दिन खा लिया जाएगा उसको सुबह सुबह गर्म करके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मम्मी उसको फ्रिज में ही रखे। अगर आप डाइनिंग टेबल पे भी उसको ढक के रख रहे हो तो भी वो खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, विंटर का सीजन है, और कम टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी भी कम है और मॉइस्चर भी नहीं है जहाँ पे बैक्टीरियाज एक्ट कर सके। तो बैक्टीरियाज के लिए तो ये फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे वो एक्ट नहीं कर पाए, वो डिग्रेड नहीं कर पाए, तो खाना बच गया। तो इसी तरह से यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सारे के सारे ग्रेन्स को। जहाँ पर भी नमी आ गई, मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया, ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी आ गई, वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे ही आएंगे और सारे के सारे अनाज को खराब कर देंगे।
बायोटिक फैक्टर्स में बैक्टीरिया, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, बस कोई भी वर्क कर सकता है। अगर जहाँ पर भी स्टोर किया गया है उस गोडाउन में अगर चूहे आ गए हैं तो चूहे सारा अनाज खा जाएंगे। कहीं से भी अगर ऐसा खुला इन्वायरमेंट है तो बर्ड्स आके आराम से अनाज खा रहे हैं, उनका तो सबसे फेवरेट फूड होता है। फिर इंसेक्ट भी हैं, बैक्टीरियाज तो अभी जस्ट मैंने आपको कोरिलेट करके बताया कि यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक दोनों कोरिलेट हो रहे हैं। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इजी पीजी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये तो फिर से वही हो गया, कोई नहीं, रिपीट हो गया, आप कर लेना। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड व्हाई? हाउ इज क्रॉस ब्रीडिंग यूजफुल इन एनिमल्स? अब देखो कैटल ब्रीड के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सोचो कि अगर हमें कोई डिजायरेबल फीचर चाहिए किसी कैटल के अंदर तो हम क्या करेंगे? हमारे इंडिया में जितने भी ब्रीड्स कैटल के प्रेजेंट हैं, अगर हम उन ब्रीड्स को किसी फॉरेन ब्रीड से क्रॉस करवा दें तो फॉरेन के, अब देखो इंसानों में देखते हैं, इंसानों में इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो तो आपके लिए नॉर्मल हो गए, आपको लगेगा अरे ठीक है जैसे सब होते हैं वैसे ही तो है। पर फॉरेनर्स को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत सही है ना, बहुत मतलब गोरा सुंदर सा है, ये बॉडी अच्छी से बना रखा है, ऐसे सोचोगे ना तो आपके लिए उसके कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं डिजायरेबल आ गए, हो गए ना डिजायरेबल। तो अगर आपको कोई ऐसा ब्रीड चाहिए कैटल के अंदर जिसके अंदर डिजायरेबल फीचर्स हो तो आप क्या करोगे? इंडिया के ब्रीड्स को एग्जॉटिक ब्रीड्स के साथ क्रॉस करवा दोगे, और जैसे क्रॉस कराओगे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उनका जो रिजल्ट होगा तो उसके अंदर इंडिया के भी ब्रीड के सारी की अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी और एग्जॉटिक ब्रीड की भी सारी अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाएंगी। तो फिर उस ब्रीड का जो क्रॉसिंग है वो कंटिन्यू होता रहेगा और आपको आराम से इंडिया में भी अच्छे डिजायरेबल फीचर्स वाले ब्रीड्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि अच्छी फीचर्स पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कैटल को ब्रीड करा रहे हैं क्रॉस बिटवीन इंडिजिनस एंड एग्जॉटिक ब्रीड्स का। एग्जॉटिक यानी कि जो इंडिया में नहीं पाया जाता, ठीक है। एग्जॉटिक यानी कि आउटसाइड द कंट्री, इंडिजिनस यानी कि दैट इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री। डिजायर्ड कैरेक्टर मिलते हैं हमको, कैसे मिल रहे हैं? हाउ इज क्रॉस ब्रीडिंग यूजफुल? कैसे यूजफुल है? क्योंकि उसके भी अच्छे अच्छे फीचर्स हम अपने इंडिया वाले के अच्छे अच्छे फीचर्स दोनों को मिक्सअप करके उसके बच्चे में लेकर आ रहे हैं। उस बच्चे के अंदर दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। अगर इंडिया में कोई ऐसा ब्रीड है जिसकी हाई यील्डिंग प्रोडक्शन हो रही हो और एग्जॉटिक ब्रीड है जो बिल्कुल भी डिजीज रेजिस्टेंट हो, उसको बीमारी होती ही नहीं है, खूब एकदम मतलब अच्छा खासा खाते पीते घर का दिखने वाला है और कभी बीमार नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस करवा देंगे। दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए उसके बच्चे के अंदर, उसकी ऑफस्प्रिंग ब्रीड के अंदर। और ऑफस्प्रिंग ब्रीड जो होगी वो क्या है? वो हाई यील्डिंग भी है, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल डिट्टो वैसा। तो अब क्या चाहिए होगा? अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं सोच सकते ना। तो इस तरीके से हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। अर्ली मैच्योरेशन, तो जब हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो उनकी मैच्योरेशन पीरियड भी शॉर्ट होती है, तो जल्दी जल्दी वो मैच्योर होंगे। जितनी जल्दी जल्दी मैच्योर होंगे हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलता रहेगा, हाई यील्ड मिल रहा है। एक के अंदर एक ब्रीड के अंदर एक ही डिजायरेबल फीचर था, दूसरे के अंदर 2 या 3 डिजायरेबल फीचर थे, दोनों को मिक्सअप कर दिया, उसके बच्चे के अंदर 4-5 डिजायरेबल फीचर आ गए। 2 डिजायरेबल फीचर को मिलाने के बाद 2 और अलग तरह के डिजायरेबल फीचर आ गए। मतलब बहुत अच्छी टेक्निक हो गई ना ये, दोनों को क्रॉस करवा दिया। बच्चा जो है वो आगे अपनी अपनी जनरेशन लेकर आएगा तो उसके अंदर भी और इम्प्रूव्ड क्या होंगे? फीचर्स आएंगे, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो हाई यील्ड होगा, रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड हार्श क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट। अब देखो जो इस तरह के ब्रीड्स होते हैं ना क्रॉस कराने के बाद वाले ब्रीड्स, तो वो क्या होते हैं? किसी भी तरह के हार्मफुल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी
पास कर जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया के भी टेम्परेचर और क्लाइमेट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखता है और बाहर के भी, फॉरेन के भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो बेसिकली उसके पास डबल शील्ड है, एक शील्ड है जिससे वो हर तरह के प्रॉब्लम से बच सकता है, सारे एडवर्स कंडीशन से बच सकता है ना। चलो, तो ये हो गया 6th क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कैटल एंड हाउ दे आर यूजफुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉम्पोजिट फिश कल्चर। अब कॉम्पोजिट फिश कल्चर का क्या मतलब है, एक ही पॉन्ड है, ठीक है, एक ही पॉन्ड है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके अंदर हमने 5 से 6 अलग अलग तरह की स्पीशीज मछलियों की, उनको एक साथ ग्रो करवा दिया, उनको एक साथ मतलब फार्म करवा दिया। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि उन सारे 5-6 स्पीशीज के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन क्या होता है, कुछ ऐसी मछलियां होती है ना जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, छोटी मछली अपने से भी छोटी वाली मछली को खा गई, या फिर दोनों में एकदम मतलब लड़ाई पे लड़ाई चली जा रही है, तो ऐसे वाली मछलियों को हम नहीं रखते। कॉम्पोजिट फिश कल्चर में हम ऐसे अलग अलग 5-6 स्पीशीज की मछलियों को रखते हैं जो आपस में बहुत फ्रेंडली तरीके से रह सके, जिनके बीच में कंपटीशन ना हो फूड का या फिर रिसोर्सेज का। आराम से उनको हम सारा का सारा खाना खिला रहे हैं, सब में बट रहा है, ठीक है, लड्डू बटे, ऐसा कुछ है ना वो कहावत कि कुछ तो कटेगा सब में बटेगा, ऐसे करके है। तो यही चीज है उन फिशेस के साथ कि 5 से 6 स्पीशीज जो फिश हम कल्चर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर, उनके बीच में कंपटीशन नहीं है, जिसकी वजह से हम जितना भी खाना उनको खिला रहे हैं वो सब आराम से शांति पूर्वक बैठ के खाना खा रही हैं और ब्रीडिंग करते जा रही हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, एक ही टाइम पे उतने ही बड़े पॉन्ड के अंदर हमने 5 से 6 वैरायटी ऑफ फिशेस को ब्रीड करवा दिया। अब उनकी प्रोडक्शन भी हाई हो गई। अब क्या होगा, जब हम मछलियों को निकालेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कर देंगे 5-6 मतलब टाइप के मछलियों को, और अलग अलग मार्केट में जाके उनको सेल कर देंगे। तो क्या हो गया, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो गई। अब वही सोचो कि अगर एक पॉन्ड के अंदर एक ही तरह की स्पीशीज डाली जाती मछलियों की, तो हमें एक ही तरह का प्रोडक्शन मिल रहा होता। अब अलग अलग प्रोडक्शन में क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज में, कि उनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं, तो इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों ध्यान से सुनो और ये सब लिखना अपने नोट्स में, जो भी मैं समझा रही हूँ आपको। अलग अलग मछलियों के ना न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग इस तरह की मछली खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग वैसी कुछ हिल्सा खाना पसंद करते हैं, कुछ रोहू खाना पसंद करते हैं। तो ऐसी मछलियों को हम लोग एक साथ अगर पाल रहे हैं तो हमें अलग अलग मछलियों के बेनिफिट्स एक ही टाइम पे एक ही साथ मिल रहा है। तो ये हो गया कॉम्पोजिट फिश कल्चर के बारे में। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड, या फिर किसी भी तरह के रिसोर्सेज से वो कम्पीट नहीं करती, और फिश की यील्ड भी बढ़ जाती है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। What is genetic manipulation? How is it useful in agricultural practices? Very important question. Genetic manipulation क्या है? Genetic word से आपके दिमाग में आ रहा होगा जीन्स। अगर जीन्स समझ में नहीं आता कि क्या होता है, मैंने स्पेशली जीन्स के ऊपर 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट बना रखा है। आप जाओ और जीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर इस क्वेश्चन पे वापस आओ कि जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है। जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी कि एक पर्टिकुलर ब्रीड के जीन्स, डिजायरेबल जीन्स को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे पर्टिकुलर ब्रीड के अंदर। तो इससे क्या होता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर 2 अलग अलग स्पीशीज के डिजायरेबल जीन्स पाए जा रहे हैं। जस्ट लाइक वो वाला कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हम कौन सी कल्चरिंग कर रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैं बहुत भुलक्कर हो गई हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है जेनेटिक मैनिपुलेशन कि हम जेनेटिक लेवल पे जाके स्पीशीज के डिजायरेबल जीन्स को मिलाकर एक स्पीशीज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। हाउ इट इज यूजफुल, कैसे यूजफुल है? ऑब्वियसली जब डिजायरेबल जीन्स ले रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन हम डिजायरेबल तरीके से करवा सकते हैं ना। अडेप्ट टू एडवर्स कंडीशन, सबसे पहले तो मान लो कोई एक ऐसा ब्रीड है
जिसके अंदर एक ऐसी जीन है जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्पीशीज कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी, सारे के सारे एडवर्स कंडीशंस को पार कर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक ब्रीड है जिसके अंदर एक ऐसा जीन है जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड देगी, मतलब उसको भले कम खाना पीना दो लेकिन उसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा होगी, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम दोनों की जीन को मिला दें और एक स्पीशीज़ में, एक ब्रीड में डाल दें, तो क्या कर रहे हैं, हम जीन का मैनिपुलेशन कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, हमें सबसे ज़्यादा अच्छी डिज़ायरेबल क्वालिटी मिल रही है। तो अडेप्ट कर रहे हैं वो एडवर्स कंडीशन से, डिज़ायरेबल फीचर हमें मिल गया, जैसा जीन हमें चाहिए था वैसा हमें एक ही ब्रीड के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे जीन्स मिल गए। इंक्रीज इन ईल्ड क्वालिटी बढ़ गई, क्वालिटी उस ब्रीड की बढ़ गई, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड हो गया, यानी कि कम टाइम में हमें ज़्यादा ईल्ड मिल रहा है। तो ये हो गया यूजफुलनेस। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो मैं पहले इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बता देती हूँ क्लियर। इंटरक्रॉपिंग ये होती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप लैंड है, ज़मीन है, वहाँ पे हम 3 से 4 वेराइटी के क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हैं रोज में, ठीक है। हमने कॉलम्स रोज बना दिए अलग अलग, उसमें हम एक एक रो में अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे 5 वैरायटी के क्रॉप्स मिल गए, 4 वैरायटी के क्रॉप्स मिल गए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक साल के अंदर, देखो आपको पता ही होगा कि कुछ राबी क्रॉप्स होते हैं, मिक्स क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं। राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, मिक्स क्रॉप्स, इन सब का अलग अलग सीजन होता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है हार्वेस्टिंग का और सोइंग का। तो जिस टाइम मान लो समर सीजन का अगर किसी का सोइंग है और हार्वेस्टिंग विंटर सीजन की है, तो उस टाइम पे हार्वेस्ट करके विंटर सीजन में सोइंग करने वाले क्रॉप्स को ग्रो करा के फिर समर सीजन में हार्वेस्ट करने वाले क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। यानी कि साल में हम 2 से 3 तरह के अलग अलग सीजनल क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं, इसी को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग, एक ही सीजन वाले अलग अलग क्रॉप्स को एक ही बार में ग्रो करा दिया। क्रॉप रोटेशन, एक ही लैंड में एक साल के अंदर 2-3 वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो करवा दिया। तो दोनों के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मेंटेन रहती है, ना इम्प्रूव होती है ना डिग्रेड होती है, जैसी है वैसी ही रहती है। इंटरक्रॉपिंग में इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है, एक ही टाइम, जैसे कॉम्पोजिट फिश कल्चर था, एक ही टाइम पे अगर आप इतनी सारी तरह की मछलियों को ग्रो कराओगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो वैसे ही इंटरक्रॉपिंग में आप एक ही टाइम पे बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो कराओगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इजीली हार्वेस्टेड, हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छे से आसानी से हो जाती है। इससे क्या होता है, टाइम और मेहनत भी बच रहा होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे क्रॉप्स हम ग्रो करा रहे हैं, अलग उसको सेग्रीगेट करके हम अलग अलग मार्केट में बेच सकते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ रहा है। एक ही लैंड में इतने सारे क्रॉप्स हमने ग्रो करा लिए, हार्वेस्ट कर लिए, है ना, तो टाइम भी बचा, लेबर भी बचा। अब आ जाते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन में। क्रॉप रोटेशन में सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। क्यों इंप्रूव हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेन क्यों है बच्चों, क्योंकि सॉइल के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है ना, उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट एक पर्टिकुलर क्रॉप को चाहिए, कुछ दूसरे पर्टिकुलर, ABCD कर लेते हैं क्रॉप का नाम। तो एक कोई न्यूट्रिएंट चाहिए A को, एक कोई न्यूट्रिएंट चाहिए B को, कोई चाहिए C को, कोई चाहिए D को, तो सब में आपस में बट गया, मेंटेन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टाइम पर एक साल के अंदर ABC 3 तरह के क्रॉप्स को ग्रो कराया गया 4-4 महीनों के लिए। तो शुरुआत के 4 महीने में एक ही तरह का न्यूट्रिएंट जो है वो A को मिलता गया। अब जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स थे ना, वो जमा होते जा रहे हैं, कलेक्ट होते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। फिर जैसे ही
जो दूसरा 4th मंथ का टाइम आया, यानी कि बी क्रॉप को जब ग्रो कराया गया तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसको भी चाहिए, तो जितने भी कलेक्टेड थे वो उसको मिलने लग गए। तो जो उसको मिल रहे हैं उसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करती जा रही है। यहाँ पे मेंटेन्ड है पर यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। रिड्यूस पेस्ट इन्फेस्टेशन, इसकी वजह से पेस्ट भी जल्दी लगते नहीं है। वीड का भी कंट्रोल रहता है क्योंकि हम बार बार उसको सो कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, साल में 3-3 बार ये चीजें चल रही है, तो वीड भी ज्यादा नहीं लगते। वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है, अनवांटेड क्रॉप्स। न्यूट्रिएंट डिप्लीशन इज रिड्यूस, न्यूट्रिएंट्स का जो डिप्लीशन है यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है सॉइल के अंदर वो रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट का जो डिप्लीशन है वो रिड्यूस हो जाता है, डिप्लीशन रिड्यूस हो रही है, यानी कि क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, क्वांटिटी घट नहीं रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए बिटवीन क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, बच्चों ध्यान से सुनना, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। अब आप सोचो, अगर आपके घर में गाय हो, भैंस हो, ये सब पल रहे हो, आप लोग पशुपालन कर रहे होंगे, तो क्यों करेंगे आप? आपके घर पे वो ग्वाला आते होंगे ना दूध देने के लिए, तो आप उनसे पूछना कि आप क्यों कर रहे हो कैटल फार्मिंग, क्यों क्या जरूरत क्या है, तो फिर वो आपको सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे हम नॉट ओनली काउज एंड बफेलोज, हम यहाँ पे सारे के सारे हर तरह के कैटल को लेकर चलेंगे कैटल फार्मिंग में, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है ना वो सिर्फ काउज एंड बफेलो के लिए अगर हम बोलेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो कैटल फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ऑब्वियस सी बात है। गुड क्वालिटी ऑफ मीट, फाइबर एंड स्किन, आपको ऐसे ही कैटल्स के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जिनको ब्रीड कराया गया है, ना कि वो बस एवी गली मोहल्लों में पल रहे हैं अपने दम पे। ऐसे लोगों के प्रोडक्ट्स आप नहीं चाहोगे कभी भी, आप ऐसे कैटल्स के प्रोडक्ट्स चाहोगे जिनको ब्रीड कराया गया है, क्योंकि जो लोग ब्रीड कर रहे हैं ना वो उनको उस हिसाब से अच्छा खाना दे रहे हैं, उनको कि हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया के अटैक से बचा रहे हैं। अब कोई भी अगर इसी तरह से सारे कैटल्स गली मोहल्ले वाले जो होते हैं, जो अपने दम पे ही पल रहे होते हैं, अगर उनमें कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हुआ है तो किसी को नहीं पता, तो उनके प्रोडक्ट्स कोई क्यों ही लेगा। तो यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ मीट, फाइबर और स्किन मिल रहा है कैटल फार्मिंग की वजह से। गुड ब्रीड मिल रहे हैं ड्रॉट एनिमल्स के। ड्रॉट एनिमल्स यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ लेबर के लिए यूज किए जाते हैं, वो एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल्स बोला जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए कैटल फार्मिंग के। आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जिस भी तरीके से मैंने आपको समझाया है, मैंने जितने कीवर्ड्स आपको यहाँ पे लिखे हैं ना, वो सारे कीवर्ड्स आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। और जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, आप मेरा थॉट प्रोसेस तो समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप भी वही चीजें पेन डाउन करना अपनी लैंग्वेज में, जब भी इस तरह के क्वेश्चन से आपको एनकाउंटर हो, तो आई अश्योर यू कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और कुछ भी ऐसा बचा नहीं है। इनफैक्ट आप 2-3 लाइन अगर मैं लिख रही हूँ ना 3 कीवर्ड्स, तो आप उन 3 कीवर्ड से 6-7 लाइन लिख सकते हो, जिस तरीके से मैंने समझाया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जिनके भी एग्जाम्स है इस चैप्टर के, और कहीं पर भी कोई डाउट होगा, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन होगा, तो प्लीज कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा देन गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, एंड यस क्रैश कोर्स भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। सो फॉर ऑल द 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो और क्रैश कोर्स अटेंड करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।